बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान आप लोगों का 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में वेलकम करता हूँ। हम लोगों ने इस पैंडमिक पीरियड में ये सोचा कि जो बच्चे वर्चुअल क्लासरूम अटेंड कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। हालांकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको हम लोग 11th क्लास में ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर भी और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो आप देखें, जो केमिस्ट्री का बेसिकली टॉपिक है वो शुरू होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। हालांकि इस चैप्टर के दो नाम और हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो ये पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इसे कंसीडर किया जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, एनसीईआरटी बुक के अंदर हेडिंग यही है, लेकिन इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग डील करते हैं तो कहते हैं इस चैप्टर को स्टोइचियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको आगे पता चलेगा कि हमने इसे मोल कॉन्सेप्ट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे उसमें मोल का कहीं ना कहीं यूज होना है। स्टोइचियोमेट्री का अगर आप लफ्जी मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है रिलेटिव टर्म या रिलेटिव प्रोपोर्शनल। यानी जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। तो केमिकल कंपोजिशन जिस रेशियो में हो रहा है उस सर्टेन रेशियो को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो खैर, ये बेसिकली चैप्टर है और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम लोग सीखेंगे और इसी के स्ट्रेंथ को मेज़र करेंगे तो उसमें मोल टर्म आएगा बार बार। तो पहली बात, सॉल्यूशन क्या है तो आप जानिए, सॉल्यूशन जो है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज। ये सारे टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये जानिए कि होमोजीनियस मिक्सचर के क्या माने हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के माने होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज का मतलब होता है जो रिएक्शन करके अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे। डू नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, अगर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मेंटेन रहा, यानी रिटेन रहा। रिटेन देयर आइडेंटिटी। केमिस्ट्री में एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहले मैं साइड में थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मान लीजिए ये दो गैस है। ये दो गैस अगर रिएक्ट करे तो रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है वाटर। तो इस पूरे प्रोसेस को तो हम लोग कहेंगे इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और आपने 10th क्लास में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन ही पढ़ा है, वही पढ़कर अभी आप आ रहे हैं 11th में। तो आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा ज़रूर कि रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें चेंजेस आता है।
तो आप देखिए ये हाइड्रोजन गैस अलग नेचर का था, ऑक्सीजन गैस का अलग नेचर या प्रॉपर्टी होता था, वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। यानी वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़रूर है, लेकिन वाटर में कोई भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस वाली नहीं है, और ना वाटर के अंदर कोई ऑक्सीजन गैस वाली प्रॉपर्टी है। वाटर की प्रॉपर्टी दोनों गैसों से बिल्कुल अलग है। यानी हाइड्रोजन का नेचर बिल्कुल अलग, ऑक्सीजन का नेचर बिल्कुल अलग, और ये जो वाटर बना इसका नेचर बिल्कुल अलग। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अच्छा सुनो, अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता और ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, मिक्स होते, तो मिक्स होने के बाद भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहते। जब कभी भी मिक्सचर आप बनाइएगा तो मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, सबको ऐड करके लिखना होगा। तो ये रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या फॉर्मूले में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं, फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आ रहा तो हम इसे रिएक्शन नहीं कह सकते। यानी पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शायद दूर दूर होंगे, मिक्स जब आपने किया होगा तो ये नज़दीक आ गए होंगे। मिक्सचर का सिंपल सा मतलब ये है कि केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात आप समझिए। जैसे मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस अलग कंटेनर में था, ये ऑक्सीजन गैस अलग कंटेनर में था, आपने दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, लेकिन अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ है, दोनों एक कंटेनर के अंदर आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये होमोजीनियसली मिक्स हो गए यूनिफॉर्मली। इसी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। अगर ये होमोजीनियसली मिक्स हुआ है तो कोई भी दो चीज़ जो रिएक्शन ना करे, ये शर्त होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे हम लोग मिक्सचर या सॉल्यूशन कहते हैं। तो याद रखिए आप, ये दोनों गैस रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसे हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, या सिंपली मिक्सचर कहिए। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो नाम सॉल्यूशन है। समझ में आया? इस वक्त इसका नाम प्रोडक्ट है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फाइनल को प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो इनिशियल होता है रॉ मटेरियल उसे रिएक्टेंट नाम दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो बना है फाइनल रिजल्ट उसका नाम सॉल्यूशन है, और जो इंडिविजुअल आपको कंटेनर में दिख रहे हैं इसका नाम कंपोनेंट है। कंपोनेंट है। किसी एक कंपोनेंट को सॉल्यूट, किसी दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट नाम दिया जाता है। तो मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन गैस को मैंने सॉल्यूट कह दिया, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अभी हम लोग देखेंगे। तो याद रखिए ये जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है, ये कंडीशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर वाला है। इट इज़ अ कंडीशन फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखिएगा जो हमने अभी हेडिंग डलवाया है सॉल्यूशन, इसमें रिएक्शन नहीं होते, दो चीज़ें एक दूसरे के साथ बस मिक्स होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि रिएक्ट करेगा तो वो कुछ नई स्पेसीज बना देगा। तो यहाँ नया स्पेसीज नहीं बनता है, यहाँ अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, वो रहेगा इसी कंटेनर के अंदर एक साथ। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको मैंने दिया कि नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज के क्या माने थे इस चैप्टर के अंदर, चूँकि हमें नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज को ही शुरू में कंसीडर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कि कम से कम दो चीज़ें आपस में इस तरह से मिक्स हों कि वो रिएक्शन ना करें, और रिएक्शन जब नहीं करेंगी और आपस में मिक्स होंगी तो इसका मतलब हर एक स्पेसीज की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी। अब बताता हूं आपको सॉल्यूशन बेसिकली बना हुआ होता है कम से कम दो कंपोनेंट से। एक को कहते हैं सॉल्वेंट और एक को कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है? वन कंपोनेंट which is taken in
एक्सेस क्वांटिटी, समझ रहे बात को, जो ज्यादा अमाउंट में लिया जाएगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जबकि सॉल्यूट क्या है, कंपोनेंट which is taken in lesser quantity। कम अमाउंट में जो चीज डाली जाएगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट हमेशा एक कंपोनेंट होना चाहिए। सॉल्यूट में मैंने वन नहीं लिखा है, सिर्फ कंपोनेंट लिखा है, यानी सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। कहते हैं कि सॉल्यूट जो होगा वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है और वो अपना फिजिकल स्टेट मिक्सिंग के दरमियान चेंज कर सकता है। यही एक चीज़ चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। बट फिजिकल स्टेट को हम लोग प्रॉपर्टी नहीं कहते। ठीक है, वो उसका एक फिजिकल स्टेट ज़रूर है, लेकिन उसे हम लोग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। रीज़न ये है कि हम इसको बदल सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर पे हम फिजिकल स्टेट किसी का भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सॉल्यूट जब मिक्सिंग करता है तो मिक्सिंग के दरमियान मुमकिन है कि वो अपना फिजिकल स्टेट बदल ले, और ये भी मुमकिन है कि ना बदले। लेकिन सॉल्वेंट के बारे में जब आप लिखेंगे तो ये कहेंगे कि सॉल्वेंट तो सिर्फ एक ही होगा, इट इज ओनली वन कंपोनेंट। और ये याद रखेंगे, इट डज नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट वो होता है जो अपना फिजिकल स्टेट नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा। एक और बात मैं ऊपर लिख देता हूँ सॉल्वेंट साइड में, वो ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर, सॉल्यूट पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि सॉल्वेंट कैसा है इस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। यानी अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हुआ तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, और सॉल्वेंट हमारा गैस हुआ तो सॉल्यूशन भी गैस। मतलब जिस नेचर का सॉल्वेंट उसी नेचर का सॉल्यूशन। इसीलिए तो सॉल्वेंट एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाता। कोई सॉल्वेंट सॉलिड, कोई सॉल्वेंट लिक्विड। तो अब बताओ गैस फिर कैसा होता, सॉलिड या लिक्विड? क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो फिजिकल स्टेट को एक ही होना चाहिए। इसीलिए एक ही सॉल्वेंट होते हैं और उसका जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वही फिजिकल स्टेट होगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेस में, जो एक्सेस में होगा ना फिजिकल स्टेट उसी का डिसाइड किया जाएगा, लेसर वाले का नहीं। तो लेसर वाले का फिजिकल स्टेट एक्सेस वाले में डिसॉल्व होने की वजह से चेंज हो सकता है। जैसे याद कीजिए आप, चीनी और पानी का मिक्सिंग कराते हैं हम लोग, तो चीनी सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो चीनी सॉलिड था, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन के अंदर गया अब वो लिक्विड बन गया, वो पानी के यानी वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लिया। और जो शरबत तैयार हुआ है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड ही है।
ये बात आप मानकर चलें कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वही होगा, और इसी बेस पर आप कह सकते हैं कि एक्सेस में लिया गया है या एक्सेस की वजह से ये हुआ है, एक ही लिए गए हैं और ये अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसी में 2 से 3 बातें और मैं लिख देता हूँ। क्या मैं इस बेस पर ये कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो यहीं से समझना बात को। सॉल्यूशन के बारे में कुछ की पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। सॉल्यूशन का नो एनी केमिकल फॉर्मूला, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, और केमिकल फॉर्मूला नहीं होने की वजह से ये कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट वो होंगे जिसका अपना केमिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। केमिकल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सॉल्यूशन का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, नो केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला नहीं है तो आप सॉल्यूशन का डायरेक्ट मोल नहीं कैलकुलेट कर सकते। डू नॉट कैलकुलेट मोल डायरेक्टली। हम डायरेक्टली मोल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते सॉल्यूशन का, बल्कि सॉल्यूशन का कोई भी चीज डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो मोल आप डायरेक्टली कैलकुलेट सॉल्यूशन का नहीं कर सकते। तो अब सवाल आया कि सॉल्यूशन का हमें अगर कुछ कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सुनिए, अगर हमें सॉल्यूशन का वेट पता करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास तरीका ये है कि आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकालें और वेट ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही अगर मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी प्रेशर, वॉल्यूम, मास, मोल, सॉल्यूशन का ये सब डायरेक्ट नहीं निकलता। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया तो वो अलग सी बात है, वो एक अलग सी बात है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी वो हमें ऐड करके निकालना होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐड करके नहीं निकाल सकते, उसमें है टेम्परेचर। सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप कभी नहीं लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूट प्लस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा कभी नहीं करेंगे।
तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर को हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जनरली टेम्परेचर यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ ज़्यादातर आता है प्रेशर, वॉल्यूम, मास और मोल। मोल तो ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये याद रखिए, सॉल्यूशन का मोल इसलिए आपने डायरेक्ट नहीं निकाला क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगा मोल निकालना, तो मैं बताऊंगा मोल का केमिकल फार्मूला जिसका होता है मोल उसी का निकलता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का अपना कोई फार्मूला नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं है कि शरबत का क्या है फार्मूला, शरबत का कोई फार्मूला नहीं है। उसी तरीके से वाटर का फार्मूला है, चीनी का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है, यूरिया का फार्मूला है, लेकिन यूरिया और वाटर को जब मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका फार्मूला नहीं है। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन का अपना कोई फार्मूला नहीं है, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है, उस वजह को हम लोग आगे देखेंगे। वजह यह है कि सॉल्यूट का अमाउंट आप बढ़ाते हैं। कभी आप देखते होंगे कोई शरबत है जो कम मीठा है, कोई शरबत है जो ज़्यादा मीठा है, या कई बार नमक पानी का घोल बनाया है आपने, तो प्रोपोर्शनल कि कितना अमाउंट डाला गया और उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट वाटर है। तो सॉल्यूट का आप कह सकते हैं अमाउंट बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग इसमें एक्चुअली पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट वक्त के साथ अगर बदलेगा तो फॉर्मूला भी बदलना चाहिए। कितना अमाउंट है ये केमिकल फार्मूले में होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, वाटर का फार्मूला आपने क्या लिखा है, H2O। इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर रहा है, यानी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखिए आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्वाइस है या हाफ है। ऑक्सीजन से 2 गुना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का हाफ ऑक्सीजन। अगर दोनों का अमाउंट बराबर हो जाता तो वाटर नहीं बनता, बल्कि वो कोई नई स्पेसीज बन जाती, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, दोनों का नंबर बराबर, दोनों एटम का। अगर कार्बन का ट्वाइस है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एटम का रोल है, और नंबर ही आगे चल के पढ़ेंगे मोल। और आपको पता है कि हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बढ़ाते हैं, सॉल्यूट को घटाते हैं, फिक्स नहीं रखते हैं। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम स्टोइचियोमेट्री था कि हमें रिलेटिव प्रोपोर्शनल देखना है कि एक सॉल्यूशन है जहां सॉल्यूट कम है, दूसरा सॉल्यूशन है जहां सॉल्यूट ज़्यादा है। इस फिनोमेना को कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर करने को हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। यही कंपेयर करवाया जा रहा है, इसी को रिलेटिव प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं। खैर बहरहाल, तो आप जाने कि सॉल्यूशन का अपना कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल सा मिक्सिंग का नाम था। और फार्मूला ना होने के पीछे रीज़न यही है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन होता तो फार्मूला बनता, यहाँ तो सिंपली दोनों आपस में आके जुड़ गए हैं। अब उसको मैं अक्सर ऐसे दिखलाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर हैं। हम ऐसा मान सकते हैं ना कि हमारे पास 2 कंटेनर हैं। मान लो पहला कंटेनर है, इसमें सिर्फ वाटर है। जब सिर्फ वाटर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर वाटर। अच्छा, प्योर वाटर मीन्स ओनली सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट। अच्छा, दूसरा बीकर मान लिया जाए, इसमें प्योर सॉल्यूट है। ये दूसरा कंपोनेंट, मान लीजिए कि इसमें आपने वाटर लिया है और मैं वाटर को अगर मान लो ए से दिखला रहा हूं, ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, और यहां मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मान लीजिए चीनी है, एक कंटेनर में सिर्फ चीनी है, इसे मैं बी कह रहा हूं, सॉल्यूट। चाहो तो मैं समझाने के लिए तुमको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं साथ साथ। सॉल्वेंट में तुम मान लो ना वाटर, भाई प्योर वाटर लिखे हो,
तो उसको सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करो, सॉल्वेंट कहो, या बाकायदा उसका केमिकल फार्मूला लिख दो, चूंकि कंपोनेंट है इसका फार्मूला होता है। उसी तरीके से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम इसे ग्लूकोज कह रहे हैं, सुक्रोज भी कह सकते थे, चलो मान लो ग्लूकोज कह दिए हो। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी इसमें ग्लूकोज है, इसमें वाटर है। अब क्या हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर था, हमने क्या किया, इन दोनों कंटेनर को एक बड़े से कंटेनर में मिक्स किया, यानी पानी और ग्लूकोज, खाली कंटेनर था, दो अलग अलग कंटेनर को लेकर आए और उसमें मिक्स कर दिया, पानी वाले कंटेनर को भी डाल दिया और ग्लूकोज वाले को भी डाल दिया। तो आप यहाँ देखो क्या होगा, तो इसमें मिक्स हो जाएंगे। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, वरना क्या है कि इन पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बराबर है, जितना इधर उतना ही इधर, सब जगह बराबर होगा। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप देखें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही होता है। मैं आगे बताऊंगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का एक मतलब और क्या होता है। एक तो था होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से मान लीजिए इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया, एक्सेस में है वाटर, ठीक है। अब ये जो बना प्योर कुछ नहीं है, दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मिक्स हो गया है तो आप कह सकते हैं होमोजीनियस। अगर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते थे? नो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन? कहेंगे कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं है भाई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जुड़ गया है बस, और कुछ नहीं हुआ। A+B, हम इसको AB भी नहीं लिख सकते, हम इसको AB भी नहीं लिख सकते, AB2 भी नहीं लिख सकते, A2B भी नहीं लिख सकते, कभी नहीं। हमेशा हम लोग A+B लिखेंगे कि इसमें A भी है और B भी है। A का जितना पार्टिकल था यहाँ, उतने ही पार्टिकल यहाँ आएंगे, B के जितने पार्टिकल थे उतने ही पार्टिकल आएंगे। यानी जितना वजन का पानी, जितने वजन का ग्लूकोज, यहाँ उन दोनों का सम, नंबर भी, मास भी, वॉल्यूम भी। आप देखें दोनों का रिजल्ट हो रहा है। अगर रिएक्शन होता ना तो हो सकता था एक दूसरे के साथ ये रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेते तो नज़दीक आ जाते, वॉल्यूम कम हो जाता, मुमकिन था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि बस आपस में मिक्स हो रहा है, जितना जगह वहाँ ले रहा था, जितना जगह यहाँ ले रहा था, अब दोनों मिक्स होकर सम ले रहे हैं, उन दोनों का सम जितना होगा उतनी जगह ले रहे हैं। तो अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, आधा लीटर, तो ये 1.5 लीटर का सॉल्यूशन तैयार होगा। वज़न के हिसाब से भी देखिए, 50 ग्राम, 20 ग्राम, तो 70 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। मोल देखते हैं, अगर मैंने वाटर का 5 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया, तो टोटल यहाँ 8 मोल हो गए। तो ये सिंपल सा एक एडिशन है, इसीलिए मैंने कहा था ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। अब देखो बाकायदा मैंने एक को फार्मूला लिखा था H2O, तो यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन का फार्मूला अगर लिख सकेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि वाटर है और साथ में ग्लूकोज है, C6H12O6। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप यही लिखेंगे। ये फार्मूला हो गया हमारे लिए एक तरह का सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कोई इंडिविजुअल फार्मूला थोड़े है, वो तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इसीलिए हम लोग मास भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं, मोल भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं, प्रेशर भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं। अब मैं बता रहा था आपको होमोजीनियस मिक्सचर का एक मतलब क्या होता है। तो देखो होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली तो है ही, एक मतलब आप ये भी समझ सकते हैं पर यूनिट अमाउंट सेम रहेगा, यानी पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर मैं 1 चम्मच इसमें से निकालूं, सॉल्यूशन जो बना है ग्लूकोज और वाटर का, अगर मैं 1 चम्मच निकालूं तो उस 1 चम्मच में जितना वाटर होगा, मान लो 1 चम्मच चीनी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं 1 चम्मच में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 मिलीलीटर, 1 स्पून की बात कर रहा हूं,
10 मिलीलीटर वाटर है और 5 मिलीलीटर ग्लूकोज है, मान लो 1 स्पून में। तो अगली बार जब 1 स्पून और निकालिएगा तो इतना ही मिलेगा आपको, 10 मिलीलीटर वाटर, 5 मिलीलीटर ग्लूकोज। एक जरा भी ज्यादा नहीं हो सकता, एकदम सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। दैट इज वाई स्टोचियोमेट्री, इसी को स्टोचियोमेट्री कहते हैं। यानी हर चम्मच पे आपको 10 मिलीलीटर वाटर दिखेगा, 5 मिलीलीटर ग्लूकोज दिखेगा। यही वजह है कि जब आप अच्छे से मिक्स कर देते हैं चीनी को पानी में या दूध में, और उसके बाद जब आप पीते हैं तो आपको मिठास एक जैसी लगती है हर शिप पर। पहली बार आपने लिया, मीठा लगा, दूसरी बार। अगर ये होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता, तो ऐसा भी होता है कि जब आप चम्मच से पानी में या दूध में चीनी नहीं मिलाते हैं तो नीचे सॉलिड होने की वजह से सॉल्यूट जो है यानी चीनी, वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाता है। तो अगर ये नीचे आकर बैठ गया है तो हम कहेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो कुछ और बनेगा और उसका अलग कैटेगरी है। आपने 10th में वही पढ़ा होगा, बेसिकली 9 का वो टॉपिक है, आपने पढ़ा है कोलाइड या सस्पेंशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो आपका कोलाइड या सस्पेंशन होगा, सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप पहली बार पीजिएगा तो हो सकता है फीका लगे, ऐसा लगे कि चीनी डाला ही नहीं गया है। फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी यूँ समझिए सॉल्यूशन खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, मिठास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऊपर सॉल्यूट नहीं थे, मास की वजह से सॉल्यूट नीचे जाकर बॉटम पर बैठ गए। तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि यूनिफॉर्मली पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन आप मानकर चलें कि सॉल्यूट मिक्स है, सॉल्यूट मिक्स है। यानी अगर आप 1 चम्मच में देखेंगे तो हर बार इतना होगा। अब इसी को अगर बोले कोई कि 1 चम्मच में तो सर इतना, 5 चम्मच में कितना, तो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह कि 1 में इतना तो 5 में कितना भाई, तो 5 में हो जाएगा 50 मिलीलीटर वाटर और 25 मिलीलीटर ग्लूकोज, क्योंकि हर चम्मच में, हर स्पून में इतना ही कंसंट्रेशन होगा, यही अमाउंट प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन की ये खासियत है कि अगर आप पर यूनिट देखिएगा तो पर यूनिट में जितना भी अमाउंट होगा सॉल्यूट का वो कांस्टेंट होगा और सॉल्वेंट का भी अमाउंट कांस्टेंट होगा। हाँ, ये बात सही है कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा में होगा, सॉल्यूट हमेशा कम में होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो, बट जितने भी होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये था हमारा एक सॉल्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूशन क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग है। देखिए रिएक्टिंग नहीं किया, ये दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं बॉन्ड बना रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो सॉल्यूशन को अगर आप वैसे क्लासिफाई करें तो जैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया था वो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन नहीं था, कंपोनेंट पे जब पढ़ाया मैंने कि 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहेंगे जो एक्सेस में होगा, दूसरे को सॉल्यूट कहेंगे जो लेस अमाउंट में होगा। वो एक्चुअली सॉल्यूशन बना हुआ किससे है, कंसिस्ट किससे करता है, वो था, टाइप नहीं था। तो अगर मैं पहला टाइप पर हूँ सॉल्यूशन का, the very first type of solution is, तो वो है on the basis of number of component binary solution। ternary solution, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हालांकि पढ़ना हमें बाइनरी ही है, लेकिन समझाने के लिए हम आगे भी जा रहे हैं। और लास्ट में आप चाहो तो लिख दो एन टाइप, एन कंपोनेंट टाइप सॉल्यूशन, एन कंपोनेंट टाइप सॉल्यूशन।
ये हमने जो सॉल्यूशन को डिवाइड किया है उसका बेस ये है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। और याद रखिएगा कंपोनेंट उसी को कहेंगे जिसका अपना कोई केमिकल फार्मूला होगा। तो इंडिविजुअल स्पेसीज डाला गया। अगर किसी सॉल्यूशन को तैयार किया गया है सिर्फ दो कंपोनेंट से, तो इसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ। ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें दो चीज़ें बेटा मिक्स की गई हैं। एक को मैं ए कह रहा हूँ और दूसरे को मैं बी कह रहा हूँ। होमोजीनियसली मिक्स हुआ होगा और हमारे पास सॉल्यूशन बना होगा ए प्लस बी टाइप। सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। ए एक्सेस में लिया जाता है इसलिए इसको आप सॉल्वेंट कहें, और बी थोड़ा कम अमाउंट में लिया जाता है इसलिए इसको सॉल्यूट कहें। जिसका एग्जाम्पल यही था जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, नमक पानी या चीनी पानी। बस दो ही चीज़ें डाली गई हैं, दो से ज़्यादा नहीं डाला गया। तो अगर सिर्फ दो चीज़ें मिक्स की जाएं, एक सॉल्यूट जो घुलेगा, सॉल्वेंट जो घुलाएगा, तो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है जहां कंपोनेंट 3 हो गए, 3 कंपोनेंट। अगर 3 कंपोनेंट आ जाएं तो हम इसे टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे यही बात है कि हमारे पास पहले मान लो हमने पानी डाल दिया, फिर मान लो हमने नमक डाल दिया, फिर हमने चीनी डाल दिया। जैसे ORS का घोल होता है, नमक पानी चीनी तीनों डाल दिया गया। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा था 3 कंपोनेंट में सॉल्वेंट कोई एक ही होगा, तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। उसके बाद बाकी जो दोनों होंगे, चीनी और नमक, इनको हम सॉल्यूट कहेंगे। चीनी और नमक दोनों इसलिए भी सॉल्यूट होगा क्योंकि दोनों घुलने से पहले सॉलिड था। आप पाउडर को भी सॉलिड ही माने, तो चीनी नमक दोनों सॉलिड था और वाटर जो था वो लिक्विड था। तो जब ORS का घोल तैयार हुआ तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड ही था, और वो लिक्विड इसीलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है बेटा। अगर आप ऐसे ही सोचें प्रैक्टिकली, आप पानी ले लें, उसमें चीनी डालें, चीनी सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप कह दीजिएगा कि भाई ये तो सॉल्यूशन तैयार हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन की एक डिफिनेशन ये भी है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक नहीं होगा। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते जाइएगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाइएगा, आपको पता है गाढ़ापन होने लगेगा, विस्कस, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आने लगेगा, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं आप, कंसंट्रेटेड होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप चीनी बढ़ाते जाइएगा तो आप देखिएगा ट्रांसपेरेंट से वो ओपेक होना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम वैसे को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जिस मोमेंट पर वो ओपेक हो जाए उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो ये मत सोचिएगा आप कि सॉल्वेंट लिक्विड था और सर हम तो चीनी डाल के उसको बाकायदा सॉलिड बना सकते हैं सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं और सॉल्यूट ज़्यादा ले रहे हैं। तो उस सिचुएशन में पहली बात तो मैं सॉल्यूशन बोलूँगा नहीं, और अगर मान लो बोल भी देते हो तो फिर उस मोमेंट पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट कंसीडर करना, क्योंकि फाइनल जो सॉल्यूशन तुमको जिस फिजिकल स्टेट में दिख रहा है वो फिजिकल स्टेट वाला जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि आपने एक्सेस में ले लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी अगर एक्सेस में हो और चीनी कम अमाउंट में हो तो आपका सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। इसलिए सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में होता है सॉल्यूशन उसी में होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा लिया जाता है, तो ज़्यादा वाला डोमिनेंट हो गया एक तरह से। तो ये 3 कंपोनेंट है। फॉर्मूला अगर हम बनाएं सॉल्यूशन का तो यही बना पाएंगे, A + B + C। चलो क्वाटरनरी की बात कर ले, कितने कंपोनेंट इसमें? जवाब होगा 4। देयर आर 4 कंपोनेंट। ऐसा मुमकिन है 4 कंपोनेंट हो सकता है।
मान लीजिए ए बी सी डी, तो 4 कंपोनेंट हमने मिक्स कर दिया, 4 कंपोनेंट। अब ये 4 कंपोनेंट क्या हो सकते हैं भाई? तो कोई एक तो सॉल्वेंट होगा, 1 इज सॉल्वेंट, बाकी सब सॉल्यूट, ऑल आर सॉल्यूट। नमक भी है, चीनी भी है, वाटर को सॉल्वेंट कह दिया, साथ में आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए अल्कोहल डाल दीजिए थोड़ा सा, या NaOH डाल दीजिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए, कोई भी जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता हो। तो ये 4 कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिया, जिसमें से 3 सॉल्यूट है, 1 सॉल्वेंट है। एन टाइप में तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ मिला सकते हैं। सॉल्वेंट ए होगा, उसके अलावा बाकी सब सॉल्यूट होंगे, बाकी सब सॉल्यूट होंगे, जितना मिक्स करना चाहो मिक्स कर दो। एन टाइप है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डैश डैश डैश। तो इसका मतलब कंपोनेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 कंपोनेंट वाला बाइनरी, बाई मतलब ये होता है 2, टर्सरी या टर्नरी का मतलब 3, क्वाटर्नरी का मतलब 4। तो जितने कंपोनेंट उसके बेस पर सॉल्यूशन को बांटा गया। अब ये अच्छी बात ये है कि हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो अगला क्लासिफिकेशन सुनिए, ये तो हो गया एक बाइनरी सॉल्यूशन वाला। अगला है सॉल्यूशन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये तो n हिस्सों में डिवाइड हो गया एक तरह से। अब हम लोग सॉल्वेंट का नेचर देखते हैं, सॉल्वेंट किस नेचर का है। तो हम लोग कहते हैं एक को एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसको आप कहिएगा जहां सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्वेंट वाटर हो, और दूसरी तरफ कहला रहा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर होता है, अदर देन वाटर। तब सवाल है क्या वाटर के अलावा सॉल्वेंट होते हैं? हाँ होते हैं। वाटर के अलावा एल्कोहल हो सकता है सॉल्वेंट, बेंजीन भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ईथर भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब काम करते हैं। एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फोनामाइड। आपको अगर ये सब नाम याद ना हो तो रहने दे, DMS DMSO नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल एल्कोहल बेंजीन ये तो आसान है, ये सब याद रखेंगे। तो अदर देन वाटर ये सब हो सकते हैं। तो जो वाटर होगा वहाँ तो नाम है एक्वस। ये हमने डिवाइड किया ऑन द नेचर ऑफ, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है। अब यहीं पे समझिए आप, ये चीज़ मैं आगे आपको प्रूफ करवाऊंगा
कुछ चीज़ें वाटर के बारे में यहीं पे जान ले तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन में ख़ास तौर से न्यूमेरिकल में ये सब चीज़ें देता नहीं है, वो ये मान के चलता है कि आपको आता है वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता होगा आपको, फार्मूले से निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, फाइनली दिस इज 18 ग्राम, और ये 18 ग्राम आया है पर मोल, एक मोल का वेट है। अब मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल ये यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का ये यूनिट है 18 ग्राम पर मोल। वैसे एटम का, हर एक एटम का जो वेट होता है वो यू या AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग बात मॉलिक्यूलर वेट की कर रहे हैं, यानी मोल मान रहे हैं। एक मोल वाटर का वेट 18 ग्राम पर मोल, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया भैया मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपको डेंसिटी भी पता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, cc बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर का ये हम आगे सिखाएंगे मोलरिटी, जिसको आप कंसंट्रेशन कहिए। अगर वाटर का कोई कंसंट्रेशन ना दे तो आप मानेंगे 55.5, ये अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली वैल्यू है। वैसी मोलरिटी ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं ताकि आपके जहन में रहे। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा मोलरिटी तो वाटर का प्रूफ करूंगा, इतना होता है। मोलरिटी पढ़ाऊंगा तो प्रूफ करूंगा 55.5 होता है। तो वाटर के बारे में आपको वाटर का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट तो पता था, डेंसिटी जानिए 1 है, मोलरिटी 55.5 है और मोलरिटी भी 55.5 है। इसके अलावा वाटर के बारे में और भी आप जानते हैं, वो ये जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर की बात की जा रही है 100 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 373 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। बाकी का तो खैर जैसा नेचर होगा सॉल्वेंट का उस हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह देखेंगे। तो ये वाटर के बारे में आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए भी मैंने यहीं पर सॉल्यूशन का ये 2 क्लासिफिकेशन पढ़ाया, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर कभी भी एग्ज़ाम में प्रोवाइड ना करे कि सॉल्वेंट क्या है तो आपको मानना है, अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं है, इफ solvent is not given in question, then assumed it water। अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का जिक्र ना दे या सॉल्यूशन का टाइप ना बताए कि एक्वस सॉल्यूशन है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप ये मान कर चलिएगा कि एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ऐसा क्यों है कि वाटर ही हमें मानना है? तो कहते हैं वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का एक रीज़न है जो सिर्फ यहाँ पे मैं लिख दूंगा, समझेंगे आगे, या फिजिक्स में हो सकता है 12th क्लास में आप ये बात समझ पाएँ। फिजिक्स में पढ़ना है, वो भी 12th में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के अंदर, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि जितने भी टाइप के हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू हाईएस्ट
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। अब ये आप बस समझिए कि ऐसा है। हालांकि यहाँ पे आपको सिर्फ बताने का मकसद था कि आपको वाटर एज्यूम करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्योंकि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, हमेशा सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं वाटर को, और उसकी वजह ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है। घुलाने की ताकत आप समझें एक तरह से कि घुलाने की ताकत सबसे ज़्यादा वाटर के अंदर है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। इसलिए वाटर का इतनी सारी बातें जहन में आपको रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सॉल्यूशन नहीं बताता है किस नेचर का है, बट उस क्वेश्चन को बनाया जाता है वाटर मानकर ही। एक क्लासिफिकेशन पढ़ा हम लोगों ने नंबर ऑफ कंपोनेंट के नाम पर, दूसरा पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नाम पर। सॉल्यूशन का हम लोग अब तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसे मैं शुरू में 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक को कहता हूँ मैं सॉलिड सॉल्यूशन। ये फिजिकल स्टेट के हिसाब से है कि सॉल्यूशन का फाइनल जो बनकर सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका फिजिकल स्टेट कैसा है। लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। मैटर का एक्चुअली 3 ही फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा कंटेनर में फाइनली, वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है, ये सिंपल समझ में आपको आ रहा फिजिकल स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा शुरू में जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट का नेचर पे एक्वस और नॉन एक्वस कहा है। अब मैं सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, याद कीजिए शुरू में ही बताया था, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सेस में होता था और वही डोमिनेंट होता था। तो अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो गया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड होगा। और अगर कभी ऐसा हो कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा वो लिक्विड होगा। अभी तक प्रैक्टिकली जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था वो इसी का समझा रहा था, लिक्विड का ही, वाटर वगैरह डाल रहे थे। लेकिन अगर हम लोग सॉल्वेंट गैस ले लें तो फाइनली जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट 3 ही हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अच्छा यहीं पे समझ लेते हैं, सॉलिड जो भी चीज़ है उसमें अगर मैं एलिमेंट के हिसाब से बात करूं तो मेटल सॉलिड होते हैं। कुछ ही नॉन मेटल हैं जो सॉलिड नेचर के पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। अदरवाइज नॉन मेटल गैस होते हैं। एक एक्सेप्शन है लिक्विड ब्रोमीन। ये सब बात बचपन से पढ़ाया गया है। मेटल सॉलिड होते हैं, कोई भी मेटल गैस नहीं है। कुछ मेटल ज़रूर हैं जो सेमी सॉलिड है, जिसमें जर्मेनियम वगैरह आता है, या आप समझे कि गैलियम वगैरह आता है। गैलियम का तो मेल्टिंग पॉइंट बस रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है, सीजियम वगैरह। वरना ज़्यादातर जो सॉलिड है ना वो आपके मेटल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल ले रहे होंगे तो हम मेटल का जिक्र करेंगे। जबकि लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस की अगर हम लोग बात करें तो हमें तो नॉन मेटल लेना चाहिए।
नॉन मेटल में भी याद करो, जो गैस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर किसी का है तो वो है नाइट्रोजन गैस। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल याद करने में आसानी होगी। आपको मेटल मानना है सॉलिड, लिक्विड में वाटर ले लो और गैस में नाइट्रोजन ले लो। वैसे तो कोई भी नॉन मेटल ले सकते थे गैस में, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में अगर कोई पाया जाता है तो वो नाइट्रोजन गैस है 78%, इसलिए मैंने नाइट्रोजन ले लिया। ऑक्सीजन भी ले सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, दैट इज 21%। ओके, अच्छा अब बात करो, क्या हम सॉलिड सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं, और उसको इस तरह से बताया जाता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या? लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा क्लासिफिकेशन गैस इन सॉलिड। देखिए, ये जो नीचे सॉलिड लिखा गया है ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। बस एक बार लिख दूंगा मैं, आप बाकी खुद समझ जाइए। जिसको डाला गया है वो सॉल्यूट है, यानी ऊपर लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी अगला जो क्लासिफिकेशन है कि ठीक है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, तो वो 3 टाइप के होंगे। क्योंकि हो सकता है सॉल्यूट जो डाला गया है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जो ज़्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट वो तो सॉलिड है ही। अब सॉल्यूट कैसा है, तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ऊपर गैस इन सॉलिड का मतलब हुआ गैस सॉल्यूट है, सॉलिड जो है वो आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ज़्यादा था इसीलिए सॉलिड ज़्यादा था, तो सॉल्यूशन सॉलिड हुआ। उसी तरीके से आप समझिए, क्या हम लोग सारे सॉल्यूशन को 3-3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे? अगर सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो यहाँ पर बनेगा सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पर बनेगा लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पर बनेगा गैस इन लिक्विड। और अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट कि सॉल्यूट कैसा होगा। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्वेंट फिर सॉल्यूट के हिसाब से बांट दिया, तो टोटल 9 टाइप हो गया। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 9 टाइप्स, 3 होंगे सॉलिड सॉल्यूशन और 3 होंगे लिक्विड, 3 होंगे गैस। अब देखिए, हमें जो सवाल आता है एग्जाम में वो यही आता है कि एग्जाम्पल बताओ। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल जो है ना, वो है आपका एलओआई। एलओआई, और यहीं पे समझ लो एलओआई क्या होता है। 2 सॉलिड आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स हुए तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट बना सॉल्यूशन आपका, उसमें दोनों की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी। तो एलओआई, अब सवाल ये 2 सॉलिड को हम कैसे मिक्स करेंगे। तो 2 सॉलिड को अच्छे से होमोजीनियस मिक्स करने के लिए तरीका क्या है वो समझिए। तरीका ये है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ऐसा मान कर चलें कि ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है। अब ये मिक्स कैसे होगा होमोजीनियसली? ऐसा मिक्स हो कि फिर अलग भी ना हो, तो आसानी से अगर अलग हो गया तो फिर सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए, चीनी और पानी को जब आप डालते हैं तो आप पानी को और चीनी को अलग नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुत टेम्प्रोरी आपस में मिक्स हो फिर आप उसको अलग कर लो सिंपल मेथड से, उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहते। वरना आप तो कह सकते हैं एक तरह से चावल में कंकर जो है वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है भाई। हो सकता है इक्वल
अमाउंट में डाल दिया जाए कि 10 चावल के दाने, बीच में एक कंकर, फिर अगले 10, फिर उसमें एक कंकर, 10, फिर एक कंकर, तो ये होमोजीनियस दिखेगा ज़रूर, लेकिन क्या हम इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं? तो हाँ, हम सेपरेट कर सकते हैं। पिकिंग मेथड, आप सिंपल सा पीक ले, चुन ले कंकर को, या फटक कर सिंपली अलग कर दे। तो अगर बहुत सिंपल फिजिकल मेथड से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप अलग कर पाए तो हम उसे सॉल्यूशन या कह सकते हैं कंपोनेंट में कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए मुश्किल होगा कि दो सॉलिड को इस तरह से मिक्स कीजिए कि आप सिंपल मेथड से अलग ना कर सकें। तो उसके लिए टेक्निक क्या है, सुनिए। टेक्निक ये है कि एक कंटेनर में एक सॉलिड है, दूसरे कंटेनर में एक सॉलिड है, यानी दोनों अपने प्योर कंडीशन में है, और तीसरा बर्तन खाली पड़ा हुआ है, उसी में मुझे इन दोनों को डालना है। तो मैं कैसे डालूंगा? मैं पहले इसको बॉयल करूंगा, मेल्ट करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट तक इसको लिक्विड बनाऊंगा, टेम्परेचर दूंगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ये तमाम हिस्सा जो सॉलिड का है ये मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड आ गया। इस वाले को भी मेल्ट करूंगा, यानी दोनों सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद दोनों कंटेनर में ये पानी की तरह, लिक्विड की तरह हो जाएगा। जब ये लिक्विड की तरह हो गया तो इस लिक्विड को डाल दिया जाएगा उस खाली कंटेनर में, और उसके बाद अच्छे से स्टीयर कर लेंगे, चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये ब्लू मार्कर और ये ब्लैक मार्कर दोनों मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसको ठंडा कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो जो बनेगा हमारा सॉलिड, उसके अंदर ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, दोनों मार्कर की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो उसी तरीके से आप कोई और सॉलिड भी ले सकते थे, इसी को एलॉय हम लोग कहते हैं, कि दो सॉलिड को अपने अपने कंटेनर में मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करके उसको मेल्ट कर लिया जाए, और उसके बाद एक खाली कंटेनर में डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। मिक्स करने के बाद ठंडा कर लिया जाए तो रूम टेम्परेचर पे वो वापस सॉलिडिफाइड होकर एलॉय फॉर्म करता है। और एलॉय में जनरली जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ब्रास का, ब्रॉन्ज का। ये दो एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं, तो याद रखिएगा। ब्रास में कॉपर के साथ जिंक लिया जाता है, और ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टिन लिया जाता है। टिन का सिंबल है Sn। तो कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं, बोथ आर सॉलिड। दोनों को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके बनाया गया, कॉपर प्लस टिन। याद करो, मैं प्लस करके दिखला रहा हूँ, इनका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोनों कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो, नॉन रिएक्टिंग स्पेसिस। तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर बनाएगा ब्रास, कॉपर और टिन मिलाकर बनाएगा ब्रॉन्ज। तो ये तो हो गए एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा, लिक्विड इन सॉलिड। तो देखिए, मेटल यहाँ पर आपको सोचने के लिए मैंने कहा था, और मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि दुनिया में एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, एंड दैट मेटल इज कॉल्ड मरकरी। तो अगर हम लोग ये कहें कि मरकरी को डाल दिया गया है जिंक में, मरकरी लिक्विड है, उसको जिंक में डाल दिया गया, तो मरकरी का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग कहते हैं अमलगम। ये एक स्पेशल नाम है मरकरी सॉल्यूशन का। तो यहाँ लिख लो पहले तो, मरकरी सॉल्यूशन का नाम होता है अमलगम। मरकरी सॉल्यूशन का मतलब मरकरी सॉल्यूट की तरह पाया जाएगा, कम अमाउंट में। मरकरी कम अमाउंट में पाया जाएगा। तो ये तो एमलगम मैंने लिखा। अब मेन एग्जाम्पल पे आते हैं। ये तो बस पॉइंट बताया था आपको कि मरकरी का जो सॉल्यूशन होगा, यानी मरकरी सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एमलगम। अब जिसमें पाया जाएगा, मतलब ये सॉल्यूट किस में डाला जाएगा, तो कहते हैं जिंक में डाला जाएगा, तो इसको जिंक अमलगम कहते हैं। जिंक अमलगम मतलब, जिंक अमलगम का मतलब मरकरी जिसका सिंबल Hg है प्लस Zn। वैसे ही सोडियम जिसका सिंबल Na है, अमलगम। इसके माने हो गए सोडियम प्लस मरकरी। किसी को ही पहले लिखो, किसी को ही बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरकरी तो सॉल्यूट की तरह है ही, क्योंकि वही लिक्विड है। बाकी सोडियम भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, क्योंकि ये सब मेटल है।
तो इसके एग्जाम्पल में याद रखिएगा अमलगम आ जाएगा सबका सब। तो पहले में एलवाई है, दूसरे में एमलगम है, पहले में एलवाई दूसरे में एमलगम। तीसरा गैस इन सॉलिड, याद कीजिए ये एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। मैंने 10th क्लास में भी कार्बन्स कंपाउंड में आपको पढ़ाया था अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन। मैंने कहा था डबल बॉन्ड होते हैं और उसको एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन लाकर रिडक्शन कराना होता है, हाइड्रोजन ऐड करवाना होता है, पाई बॉन्ड पे अटैक होता है और हाइड्रोजन सिन एडिशन करता है। तो वहाँ पे क्या पढ़ाया था कि हाइड्रोजन जो गैस है ना वो सॉलिड सरफेस प्लेटिनम पर या निकेल पर या प्लेटिनम पर ट्रैप कर लिया जाता है। ये पढ़ाया गया है कि एक रॉड है, ये सब रॉड है सॉलिड है ना, प्लेटिनम निकेल प्लेटिनम, तो ये सब सॉलिड हैं। तो इसके बीच में जो पोर होते हैं, अगर मैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो इसमें छोटे छोटे पोर होंगे, इस पोर में हाइड्रोजन गैस आके ट्रैप हो जाती है। और याद रखिएगा एटम का स्ट्रक्चर हमेशा स्फीयर होता है। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको यहाँ बना दे रहा हूँ, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, इस तरह से ये एटम होते हैं। और सॉलिड होने का मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं ये सब, यानी एक्सटर्नली टच कर दे रहे हैं। इस तरह से ये सारे एटम होते हैं। ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, मान लो यही रॉड है, चाहे प्लेटिनम हो, निकेल हो, प्लेटिनम हो, इनके बीच में ये सब जगह आपको दिख रहा होगा। ये आपको खाली जगह दिख रहा है जहाँ पर 3 सॉलिड मिले हैं, ये बीच में यहाँ पर एक जगह खाली हो गई, बीच में यहाँ पर एक जगह खाली हो गई। ये सब जगह है जिसको हम लोग पोर कहें, होल कहें, इंटरस्टेशियल स्पेस कहें। मैंने हाथ से बनाया है इसलिए छोटा बड़ा बन रहा है, वरना सबका साइज एक जैसा है और सब इक्वल डिस्टेंस पर है, सब इक्वल डिस्टेंस पर है। आप देख लीजिए 3-3 एटम से घिरा हुआ है, इन्हीं छेदों में आकर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, इन्हीं छेदों में। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट और ये पूरा का पूरा जो सॉलिड था ये एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हाइड्रोजन, इक्वल डिस्टेंस पर है सब जगह से। तो ये पूरा का पूरा पोर है, मान लो रॉड का पोर होंगे, इसी पोर पर हाइड्रोजन आकर डिपॉजिट हो जाता है। तो डिपॉजिट होने के बाद वो तो छेद में डिपॉजिट हुआ हाइड्रोजन गैस, रिजल्ट ये सॉलिड का सॉलिड रहा। तो रिजल्ट जो बना यानी सॉल्यूशन वो तो रहा सॉलिड। क्यों सॉलिड रहा, क्योंकि रॉड था एक्सेस में, ज़्यादा अमाउंट में, और छेद थे कम, उसी छेदों में आकर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो गया। तो हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाते हैं प्लेटिनम, इसका नाम पीडी मतलब प्लेटिनम, डी ब्लॉक एलिमेंट है, Ni फॉर निकेल, Pt फॉर प्लेटिनम, इनमें आकर डिपॉजिट हो जाते हैं हाइड्रोजन। सवाल ये उठा कहीं और क्यों नहीं होंगे, कहीं और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है हर एटम के साइज अलग अलग होते हैं। तो वो जो पोर होगा वो इतना बड़ा है ही नहीं कि हाइड्रोजन गैस उसमें आ सके, क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट है। अब पोर जो हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो हाइड्रोजन गैस ट्रैप ही नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर है। तो इस वजह से आप ये मान कर चले कि इनके जो एटम है ना, इन्हीं का साइज इतना बड़ा है जिसमें हाइड्रोजन गैस आराम से ट्रैप हो सकते हैं। तो आप देखें सॉलिड और यहाँ गैस, सॉलिड सोडियम था, ये लिक्विड था, दोनों सॉलिड थे। तो इस तरह से अगर आप याद करें तो बहुत आसानी से ये एग्जाम्पल याद हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इधर लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, उसकी वजह क्या है कि हमें मालूम है वाटर तो लेना ही लेना है। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड का। देख लो यहाँ पर ये एग्जाम्पल फेमस है, हम लोग पढ़ कर आए हैं, साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। या दूसरा और एग्जाम्पल या तो नहीं लिखा चाहिए, और दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज वाटर। साल्ट वाटर का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, NaCl + H2O। रिएक्शन नहीं करवाना है,
रिएक्शन नहीं करवाना है। NaCl प्लस H2O। ग्लूकोज वाटर का फॉर्मूला तो लिख ही दिया था मैंने, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर का फॉर्मूला देखिए, शुगर कहते हैं सुक्रोज को, फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O। These are the example of solid in liquid। तो ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गए, ये तो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लिक्विड इन लिक्विड में अगर आप चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कोहल एक लिक्विड है और ये एल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब एल्कोहल वाटर के साथ आएगा तो एल्कोहल सॉल्यूट बन जाएगा और वाटर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि पढ़ाया है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट एक ही पीस रहेंगे, एक से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो एल्कोहल इन वाटर, आपने देखा होगा कि लोग शराब में बर्फ़ डालते हैं और बर्फ़ डालकर पीते हैं। तो बर्फ़ क्या है भाई, उसका थोड़ी देर के बाद फिजिकल स्टेट क्या बन जाएगा, लिक्विड ही बन जाएगा, आराम से मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब बर्फ़ ही तो, ये आइस था, यही तो पिघल कर बन गया लिक्विड। क्लियर? तो एल्कोहल इन वाटर। अच्छा, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाटर के चारों तरफ बीच में जो कह सकते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर पढ़ेंगे, इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर होता है HOH। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ आप ये जानो कि वाटर जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से बॉन्ड बनाता है कि बीच में यहाँ पर खाली जगह बन जाती है। यहाँ पर कितने वाटर मैंने दिखलाए हैं आपको? मैंने यहाँ पर दिखलाए एक वाटर, यहाँ दिखलाया दूसरा वाटर, यहाँ दिखलाया तीसरा वाटर, यहाँ दिखलाया 4 वाटर। ये 4 वाटर, कई कई बार 6-6 वाटर होते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए अभी आपको बता रहा हूँ मैं। वाटर इस तरीके से अरेंज है कि बीच में यहाँ पर जगह क्रिएट हो गया है, इसी जगह पर रहता है ऑक्सीजन गैस। तो डिज़ोल्व का मतलब आपको सिखाया जाएगा 11th क्लास में ही, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जब चैप्टर हम आएंगे तो हम आप बताएंगे घेर लेना। डिज़ोल्व का मतलब घेर लेना। जैसे नमक को डाले ना, तो नमक को पानी ने घेर लिया चारों तरफ से, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे ही वाटर घेर लेता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, तो इसी को कहते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन। तो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंफ्यूजन यहीं पे ख़त्म कीजिए। कंफ्यूज क्या रहते हैं? मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने ख़ासतौर से बायोलॉजी के ये बताया कि सर वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो क्या मछली जब पानी में रहती है तो वो जो सांस लेती है गिल के थ्रू, तो क्या ये ऑक्सीजन लेती है? अगर ये ऑक्सीजन लेती है तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाना चाहिए, धीरे धीरे पानी खत्म हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, वाटर का ऑक्सीजन नहीं लेती है, वाटर का ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट है और वाटर, आगे आप पढ़ेंगे, ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है और ये आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। क्यों? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, वो भी एसिडिक मीडियम में, आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट के मदद से हम करवाते हैं, बाहर से एक्सटर्नल करंट सप्लाई करते हैं, अच्छा खासा वोल्टेज होता है, तब जाकर वाटर कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम में ब्रेक होता है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अदरवाइज आप वाटर को ब्रेक नहीं कर सकते। और 11th क्लास में ही आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि वाटर जो होता है ना सेल्फ आयोनाइज होता है, लेकिन पता है कितना होता है? 10⁻⁻⁷, यानी 0.0000001, यानी लगभग 0, नहीं टूटता है। तो याद रखिएगा ये टूट नहीं सकता। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो वाटर के अंदर जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है फॉर्मूले में, उसको नहीं लेते हैं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेने का मतलब वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन गैस है, लेते O2 ही है।
वाटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए पानी उतना ही का उतना ही रहता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। जैसे खाली गिलास में आपको लगता है ना कि गैसेस हैं, वैसे ही याद रखिए कि पानी के अंदर भी गैसेस हैं, पानी के अंदर भी गैसेस हैं, और वो वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है कि बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उस स्पेस के अंदर आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। और भी आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते थे, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर भी ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ जाए तो गैस इन लिक्विड का ये एग्जाम्पल था। अब आइए सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूं। सॉलिड इन गैस आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हमारे पास हैं जो डायरेक्ट वेपोराइज हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए, और इस फेनोमेना को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आता है नेप्थलीन बॉल, जो वाइट कलर का होता है, जो इंसेक्ट रिपेलिंग है, तो नेप्थलीन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कपूर, कैम्फर जिसको कहते हैं, कैम्फर भी इसी नेचर का होता है, या फिर ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, वो बहुत सारा ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया ड्राई आइस इन नाइट्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते थे नेप्थलीन, इन नाइट्रोजन, कैम्फर, कपूर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसलिए ले लिया क्योंकि एक्सेस में है, आप चाहें तो कोई और गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ड्राई आइस मीन्स, अगर मैं ड्राई आइस को समझाना चाहूँ तो क्या कहूँगा, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल आइस की तरह होता है, बिल्कुल वाइट कलरलेस का है। लेकिन आइस क्या है, आइस जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आता है वो पिघलता है, मेल्ट होता है, और आपके हाथ पर ड्रॉप की शक्ल में गिरना शुरू हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, बिल्कुल हाथ भीग जाएगा। लेकिन अगर आप सॉलिड CO2 को लें तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है, ये सारे के सारे CO2 वेपोराइज हो जाते हैं। वेपोराइज हो जाने का मतलब ये है कि वो गैस में कन्वर्ट हो गए और आपका हाथ भीगा भी नहीं, सूखा का सूखा रहा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ड्राई आइस, कि आइस के मानंद लग तो रहा है, लेकिन जब ये वेपोराइज होता है तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नहीं आता, ये सीधे वेपोराइज हो जाता है। नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो 2 बेंजीन बना दीजिए, 2 लगातार बेंजीन बना दीजिए। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं बाकायदा स्ट्रक्चर दिखलाऊं तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। टोटल 5 पाई बॉन्ड बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5। तो एक रिंग में 3 बना दीजिए, दूसरे रिंग में 2 बना दीजिए, टोटल 5 हो गया। और अगर आप देखें तो सब अल्टरनेट है, ये दोनों डबल बॉन्ड, तो फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से 2 बेंजीन रिंग बना दीजिए, अल्टरनेट कार्बन पर पाई बॉन्ड लगा दीजिए। ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया। खैर चलिए, अब बात आती है लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर, जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर यानी हाइड्रोजन, वाटर इन एयर, एयर में वाटर का आ जाना, ह्यूमिडिटी। और गैस इन गैस का एग्जाम्पल एयर हो गया, और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इनॉट नेचर का है। आप ऐसे भी ले सकते थे हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन आपका सॉल्यूट की तरह काम करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन O2 या N2 कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये याद रखिए गैस इन गैस जो होगा ना ये प्योरली सॉल्यूशन है, यानी कोई और टाइप में आ ही नहीं सकता। इसलिए एयर को कहते हैं हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने ऐसा क्यों बताया कि इस 9 टाइप में से गैस इन गैस को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो टोटल 8 टाइप हैं इनका हेट्रोजीनियस मिक्सचर पॉसिबल है। यानी मैंने बताया था ना कि चीनी और पानी को अगर हम अच्छे से होमोजीनियसली मिक्स ना करें तो नीचे बॉटम में बैठ जाता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड इन लिक्विड हेट्रोजीनियस बनाता है, बल्कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ये 8 टाइप जो हैं वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। और आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बेटा, और वो 8 टाइप के होते हैं। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि गैस इन गैस जो होगा, यानी ये जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हमेशा सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, किसी और कैटेगरी में लाई ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने कह दिया कि गैस इन गैस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्योरली सॉल्यूशन। ये सिर्फ सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल हो सकता है, बाकी सब जो हैं वो दूसरे के भी हो सकते हैं। अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होमोजीनियसली तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो वो कोलाइड बन सकता है या सस्पेंशन बन सकता है। लेकिन ये 8 टाइप में दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद थी, सिवाय इस 9वें टाइप के गैस इन गैस ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब सुनिए, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सॉल्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सॉल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे, इसके फिजिकल स्टेट पर कैसा कैसा सॉल्यूशन बन सकता है, कंपोनेंट के हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे, सॉल्वेंट के हिसाब से कितने टाइप के होंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी तक हमने सॉल्यूट का अमाउंट नहीं देखा है, जो बेसिकली पढ़ना था। स्टोइचियोमेट्री हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि 2 सॉल्यूशन हम बनाएंगे, एक में सॉल्यूट कुछ और रखेंगे, दूसरे में सॉल्यूट कुछ और रखेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं सॉलिबिलिटी, एक टर्म है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी को आप चाहें तो कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात बड़ी मज़ेदार है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से मुराद, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से मुराद सॉल्यूट का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम कहते हैं ना ये ज़्यादा मीठा शरबत है, ये कम मीठा है, तो मिठास सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा चीनी डालिएगा पानी में उतना ज़्यादा मीठा होगा। तो सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो आपके सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। मतलब सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, सॉल्यूट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। एक्चुअली स्ट्रेंथ का मतलब होता है गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ापन, कंसंट्रेटेड। तो जो स्ट्रेंथ है आपकी वो सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और जब आपको पता चल गया कि सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाढ़ापन, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट के इन्वर्सली हो गया। भाई या तो आप पानी ही कम डालिए तो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, या फिर आप सॉल्यूट बढ़ा दीजिए। दो ही तरीका है। अगर आपके पास चीनी कम है तो आप पानी भी कम रखिए, अगर चीनी ज़्यादा है तो आप पानी ज़्यादा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात हो गई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जितना कम रखोगे उतना गाढ़ापन आएगा, उतना स्ट्रेंथ कहलाएगा, और सॉल्यूट जितना बढ़ाओगे। ये तो बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ दो टाइप का, और प्रैक्टिकल यही होता है। बट सॉल्युबिलिटी में ऐसा माना गया है, सॉल्युबिलिटी में एक्चुअली ये बात मान ली गई है। कौन कौन सी बात मानी गई मैं बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है सॉल्युबिलिटी के अंदर, डिफिनेशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपका कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड है, फिक्स्ड। और साथ में टेम्परेचर को भी फिक्स माना गया है, दोनों को फिक्स मान लिया गया। तो भाई सॉल्युबिलिटी फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कहते हैं सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। सॉल्युबिलिटी, घुलने की ताकत, जितना सॉल्यूट घुल गया उतना अच्छा। यहां सॉल्वेंट पर डिपेंड इसलिए नहीं क्योंकि सॉल्वेंट को फिक्स मान लिया गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन की ताकत, सॉल्यूशन की ताकत जो होगी वो या तो सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी या सॉल्वेंट के इन्वर्सली डिपेंड करेगी। लेकिन जब सॉल्युबिलिटी आप पढ़ते हैं तो ये मान लिया जाता है कि हमने सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन या अमाउंट फिक्स कर लिया है, चाहे 100 ग्राम चाहे 100 लीटर जो भी हो, एक अमाउंट पर्टिकुलर फिक्स कर लिया है। इसीलिए जब हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को तो इस तरह करते हैं, सॉल्युबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग करते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब फिक्स कर लिया गया है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और कुछ साइंटिस्टों ने तो बाकायदा इस अमाउंट को 100 ग्राम माना है, इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, इसलिए मैं और करके लिख रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्वेंट, या अब आप 100 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम भी मान सकते हैं। 1 किलोग्राम मतलब 1000, या 1 मिलीलीटर वॉल्यूम के हिसाब से, या 1 लीटर। या तो 100 ग्राम या 1000 ग्राम या 1 मिलीलीटर या 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो ये मान लिया गया है। मैं सिर्फ लिखता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कुछ भी फिक्स अमाउंट है। यानी 2 बीकर आप लीजिए, दोनों बीकर में पानी बराबर रखिए और उसके बाद सॉल्यूट दोनों में मिलाना है। तो एक चीज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये आसान कर दिया आपके लिए। सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में तो हम लोग अलग अलग अमाउंट रख सकते हैं सॉल्वेंट का। एक में रखेंगे 100 ग्राम पानी, दूसरे में रखेंगे शायद 80 ग्राम पानी, फिर एक में डालेंगे 20 ग्राम चीनी, दूसरे में डालेंगे 15 ग्राम चीनी। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ सॉल्यूट का देखना है क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर लिया है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर लिया है। तो ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं दोनों बात आपको समझा दूंगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर
एक टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको देखना है। खैर ये बात डिफिनेशन तक है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब तो हमें पता चल ही रहा है। अब देखो, उतारना मत, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। सॉलिबिलिटी को अभी हम हटा देते हैं, हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मान लो एक कंटेनर है, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, इसमें हमने 100 ग्राम पानी रखा है। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें 80 ग्राम वाटर रखा है, ठीक है। अब देखिए, वाटर का अमाउंट तो अलग अलग है, सॉल्वेंट तो अलग अलग है। इसमें हमने डाला 20 ग्राम सॉल्यूट और अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें डाला हम लोगों ने 15 ग्राम सॉल्यूट और अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर दिया। अब कह रहा है बताओ कहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ का मुराद सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, बट सॉल्यूट का अमाउंट ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि 20 ग्राम आपको ज़्यादा दिख रहा है 15 ग्राम से। हो सकता है ये ज़्यादा गाढ़ा हो, अभी हम निकाल नहीं रहे। तो निकालने का तरीका ओवरऑल क्या होता है, जब उन दोनों को मिलाइएगा ना, जब इन दोनों को हम पर्टिकुलर मिलाकर कहेंगे, तो एक डायरेक्टली एक इन्वर्सली, तो असल में जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन तैयार होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो असल में तैयार होगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट का अमाउंट बाई सॉल्वेंट का अमाउंट। इस रेशियो पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के डायरेक्टली, सॉल्वेंट के इनवर्सली। तो अब इसका मतलब यही हुआ ना कि 20 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया है 100 ग्राम में। तो अगर आप देखें तो 1 ग्राम में 0.2 ग्राम, यही हुआ पर यूनिट वैल्यू। और होमोजीनियस का मतलब यही हो गया कि हर 1 ग्राम वाटर में 0.2 ग्राम सॉल्यूट मिक्स है। इस पूरे 1 ग्राम में 0.2, इसलिए 100 ग्राम में 20 ग्राम। यहाँ पर अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगाएं तो सॉल्यूट था 15 ग्राम और 80 ग्राम था वाटर। 5 से काट देता हूँ मैं, तो 5 से काटिएगा, 5 3 जा 15 एंड 16 5 जा 80। अब देखो, इसको अगर पॉइंट में लाना चाह रहे हैं तो पॉइंट लगाया तो 30, तो 16 2 जा 32 होता है, यानी 2 से कम होगा, यानी 1। अब 1 के बाद 9 हो जाए वो अलग सी बात है। दिस इज 0.2। दैट इज़ वाई ये ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है 3/16 की वैल्यू 0.2 से कम है, क्योंकि 0.2 लाने के लिए यहाँ 32 होना चाहिए था, 16 दूनी 32, जबकि यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो ये 30 बन जा रहा है। तो 16 1 जा 16, कितना रिमाइंडिंग बच गया, 14 रिमाइंडर बच गया, 0 लगा देंगे तो 140 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, 8 टाइम्स में कटेगा फर्दर। तो ये 0.18 या 19 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ये 0.2 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सॉल्यूट देखना तो है, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखना है। अच्छा, ये तो बात स्ट्रेंथ की हो गई। देखिए, हमारे कोर्स में जो है सॉल्युबिलिटी, वो क्या कहता है, वो कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स कर लो। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, अगर ये 100 ग्राम है तो इसको भी 100 ग्राम कर लो यार, इसको भी 100 ग्राम कर लो। दोनों का अमाउंट फिक्स हो गया। दो कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर में आपने पानी बराबर रखा, एक में डाला 20 ग्राम, एक में डाला 15 ग्राम। ज़्यादा गाढ़ा कौन, 20 ग्राम। बिना कैलकुलेशन के निकालो ना यार। सॉल्यूट जहाँ ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जितने ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो ये है पूरा का पूरा हमारे लिए सॉल्युबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कि कौन गाढ़ा होगा, कौन आप कह सकते हैं गाढ़ा नहीं होगा। अब क्या है, इसके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली हमारे कोर्स में सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने के लिए या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। तो उस पैरामीटर्स को हम समझेंगे
इसीलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी हम दो तरीके से मोटा मोटी निकालते हैं। पहला जो तरीका है वो है निकालने का, वो है बाई क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा जो फैक्टर है वो है बाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आप गौर करें तो ये क्वालिटी बता रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो क्वालिटी देखना है, सॉल्यूशन की क्वालिटी देखनी है, गुण विशेषता। और ये क्वालिटी कैसे देखी जाती है भाई, तो आप टेस्ट कीजिए। वही वाली बात, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मान लो आप चाय ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दो चाय हमारे पास है, एक कप को पीते हैं फीका लगता है, दूसरे को पीते हैं मीठा लगता है। हम कह रहे हैं कि यार कप में चाय तो बराबर है, यानी सॉल्यूशन ओवरऑल बराबर है, तो एक में चीनी ज़्यादा डाला गया होगा, दूसरे में चीनी कम डाला गया है। तो इट मीन्स डैट टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कौन ज़्यादा मीठा कौन कम मीठा। जो ज़्यादा मीठा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो कम मीठा उसका स्ट्रेंथ कम। या नमक पानी पी रहे हैं, शरबत, आप नमकीन शरबत तो चलिए पीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नमक ज़्यादा है तो वो तो आप टेस्ट के पता लगा लीजिएगा। तो इसलिए टेस्ट से हम लोग देख सकते हैं, टेस्ट करके कौन ज़्यादा कौन कमज़ोर। दूसरा, अगर आप टेस्ट नहीं कीजिएगा और मान लीजिए स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर से स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो हम लोग स्मेल के ज़रिए भी बता सकते हैं, सूंघ कर। बाई ओडोर कहते हैं स्मेल को, स्मेलिंग होती है। अगर एक कंटेनर से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है तो इसका मतलब उसमें वो खुशबू वाला अमाउंट ज़्यादा डाला गया है, दूसरे कंटेनर से खुशबू कम आ रही है तो उसमें कम डाला गया है। हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा ओडोर सॉल्यूट का है, टेस्ट सॉल्यूट का है। ऐसी चीज़ डाली गई जिसका टेस्ट है, जैसे नमक बोल रहा हूँ मैं, चीनी बोल रहा हूँ, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ डाली गई है जैसे अमोनिया गैस डाल के आपने, तो अमोनिया की स्मेल आएगी। और उसके अलावा क्लोरीन की अलग एक स्मेल होती है, तो मीथेन गैस उसकी एक अलग स्मेल होती है। तो आप जो भी चीज़ डाल रहे हैं सॉल्यूट, उसके अंदर स्मेल वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। अच्छा, मान लीजिए कलर, पानी के अंदर कहा जाता है जो भी कलर मिलाएगा उस कलर का हो जाएगा। तो मान लीजिए सॉल्यूट हमारे पास कोई रंग वाला है, लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है। अब आप डालिए, अगर दोनों लाल रंग डाल रहे हैं तो कहीं पर फीका रंग आ रहा है, कहीं पे गाढ़ा रंग आ रहा है, तो ज़्यादा डार्क कलर बता रहा है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा था सॉल्यूट का। तो ये डिपेंड कर रहा है, पता है किस बात पे, सॉल्यूट की क्वालिटी पर, कि वो क्वालिटी टेस्ट वाली है तो टेस्ट को मेज़र करो, कहाँ पे ज़्यादा मीठा कम मीठा, ज़्यादा नमकीन कम नमकीन, या साल्टी ज़्यादा है कम साल्टी है, या खट्टा वाला स्मेल है, सौर वाला है, तीखा है, बीटर वाला, उस बात पे डिपेंड करेगा। वहाँ टेस्ट से, स्मेल से पता करेगा, कलर से पता चल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको देखकर भी पता चल जाता है, देखकर। अब ये देखकर कैसे पता चलेगा, मैंने कहा था गाढ़ापन, सॉल्यूशन अगर गिलास में रखा हुआ तो गाढ़ापन कहाँ है, जहाँ ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा विस्कोसिटी है, वहाँ ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स किया गया है, और जहाँ कम गाढ़ापन है, बिल्कुल डाइल्यूट टाइप का है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो आप देखकर पता लगा सकते हैं या टच करके पता लगा सकते हैं। पांचवा, आप टच कर सकते हैं। अब टच करने में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप दोनों में सॉल्यूशन है, सॉल्यूट डाला हुआ है, आप उसको अपने हाथ पे डालिए और उससे टच करके महसूस कीजिए कि आपको गाढ़ापन कहाँ लग रहा है। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे वो
भारी लगेगा, गाढ़ा लगेगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, या फिर खुद कंटेनर में हाथ डालिए और हाथ घुमाइए तो आपको फील लगेगा, फील होगा कौन गाढ़ा है कौन गाढ़ा नहीं है। तो आप देख कर, टच करके, स्मेल से, इन सब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये एनालिसिस हमारे लिए अच्छा एनालिसिस शुमार नहीं होता है। इसके पीछे दो रीज़न है। नंबर 1, पहली चीज़, किसी भी केमिकल को टेस्ट स्मेल करना सही नहीं है। क्या पता आप जो टेस्ट कर रहे हैं हो सकता है एसिडिक हो, जो आपके ज़बान के लिए कह सकते हैं हार्मफुल है, या जिस केमिकल के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है, जिस सॉल्यूशन के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है वो टॉक्सिक हो, हमारे लिए हार्मफुल हो। तो आप टेस्ट मत कीजिए। सेम रीज़न है, स्मेल मत कीजिए। हो सकता है वो कुछ ऐसा स्मेल है जिसकी वजह से कहते हैं चॉक हो जाता है, पंजेंट स्मेल वगैरह आता है, यहाँ चॉक हो जाता है, बेहोश होने का ख़तरा है। बहुत सेंसिटिव भी होता है इंसान किसी खास पर्टिकुलर स्मेल को, जिससे एलर्जी उसको होती है। तो स्मेल भी सही पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है कलर वगैरह में मान लूँगा कि आप कलर देख रहे हैं या ऐसे ही देख कर बता रहे हैं कौन गाढ़ा है कौन, आप टच नहीं कर रहे हैं। वो अगर हार्मफुल भी है तो आपने टच नहीं किया, उसको टच नहीं करना है। तो टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये तो केमिस्ट्री में मना किया जाता है भाई। जब तक आपको सॉल्यूशन का इल्म ना हो तब तक आप टच नहीं करेंगे। क्या पता वो हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो, समझ रहे हैं, एसिडिक नेचर का हो, बेसिक नेचर का हो, दोनों हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो इन सब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, देख कर बता सकते हैं कलर वगैरह को या फिर उसके गाढ़ेपन को, विस्कोसिटी को। तो एक रीज़न से तो समझ में आ गया ये हार्मफुल है, और कुछ चीज़ें जो मैं देखने को कह रहा हूँ देख के पता लग गया भाई। तो दूसरा रीज़न जिसमें मैं देखना भी मना करता हूँ वो क्या क्वालिटी में, ये आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, मुझे इतना तो पता चल गया था, चाय जब मैं पी रहा था, मैं वापस टेस्ट पे आता हूँ, पी रहा था, फीका है, मीठा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो मीठा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो फीका है उसकी स्ट्रेंथ कम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा मीठा था? अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब सिर्फ इतना पता है मीठा ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा मीठा है? 2 गुना है, 1.5 गुना है, 5 गुना है, 20 गुना है? तो इसका जवाब नहीं है हमारे पास। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा मीठा है या दूसरा वाला कितना कम मीठा है। कितना जो वर्ड है ना, अमाउंट, हाउ मच, इसका जवाब नहीं मेरे पास। सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, मोटा मोटी कह रहे हैं नहीं भाई ये ज़्यादा मीठा लग रहा है, ये कम मीठा लग रहा है, बट कितना ज़्यादा मीठा लग रहा है ये नहीं मालूम। यानी दोनों सॉल्यूशन को हम जज तो कर पा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं कि कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है। तो देखकर भी नहीं बता पाएंगे कितना गुना ज़्यादा गाढ़ा है, कितना गुना कम गाढ़ा है। और जब आप देखकर नहीं पता लगा पाएंगे तो इसका मतलब दोनों को आप बराबर नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना कि ये इतना गुना ज़्यादा है, तो जो कम था उसमें उतना गुना डाल दो तो दोनों सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए डिफरेंस पता होना चाहिए, अमाउंट पता होना चाहिए, कितना सॉल्यूट कम है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और यही एसिटोमेट्री है, रिलेटिव। तो ये अमाउंट हम नहीं बता पाएंगे, पहली बात। दूसरा डिफरेंस सुनो, मेरे से दूर, मान लो ऑफिस में कोई आया है, और या यूँ समझिए कि लैब में या रूम पर मैंने कहा स्टाफ से कैसा है, चाय लेकर आ जाओ। उसने क्या किया, खुद से चाय बनाई और उसमें चीनी डाला। एक कप में डाला है उसने 1 चम्मच चीनी, दूसरे में डाला है 1 चम्मच और ऊपर से 1 दाना चीनी का, और वो लेकर आ गया मेरे पास 2 कप। अब बोला इमरान सर ऐसा है, आप इन दोनों को पीकर बताइए कौन ज़्यादा मीठा है कौन कम मीठा है। उस स्टाफ को पता है कि उसने 2 जो कप में चाय लेकर आया है उसमें से किस में उसने 1 चम्मच चीनी डाली है और किस में 1 चम्मच चीनी प्लस 1 दाना। आप देखिए डिफरेंसेस कितना कम है सॉल्यूट का, 1 चम्मच चीनी और दूसरे में 1 चम्मच चीनी प्लस 1 दाना। मैंने पिया, मैंने कहा दोनों बराबर मीठा है। क्यों? क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ दोनों में, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बराबर ही है। 1 दाने चीनी को मैं नेग्लिफाई कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उस स्टाफ को पता है, वो कहेगा नहीं इमरान सर
ये वाला जो कप है इसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी मैंने डाली थी, जबकि इस वाले कप में मैंने 1 चम्मच चीनी डालने के बाद 1 दाना ऊपर से और डाला था। आप बता नहीं पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला एक तो अमाउंट नहीं बता पा रहा है कितना गुना ज़्यादा मीठा है। दूसरी बात, जब सॉल्यूट का अमाउंट करीब करीब होगा तो आप इससे नहीं बता पाएंगे, क्वालिटी फेल हो जाएगी। दोनों तकरीबन एक जैसा टेस्ट देगा, दोनों स्मेल एक जैसा देगा, लगभग कलर आपको एक जैसा दिखाई देगा। 19-20 का भी डिफरेंस नहीं हो पाएगा। अगर पॉइंट में डिफरेंसेस आ रहा, पॉइंट में नहीं बता पाएंगे। तो एक तो अमाउंट इसमें क्या होना चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंसेस होगा, तब आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। बहुत स्मॉल डिस्टिंग्विश अमाउंट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है हमें, बस जानना है कि ठीक है भाई ये भी एक मेथड है, इस मेथड से भी हम काम करते हैं। हमें तो न्यूमेरिकल अप्रोच लगाना है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ आया है क्वांटिटी। तो हम लोग क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी। और यही पढ़ना है। क्वांटिटी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज का। हालांकि इसमें ज़्यादातर हमें जो पढ़ना है वो मास परसेंटेज पढ़ना है, बट मैं बताऊंगा आपको कि परसेंटेज 4 टाइप का होगा। एक कहलाएगा सिंपली मास परसेंटेज, दूसरा सिंपली कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और चौथा हो जाएगा वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। इसको सिंपली हम परसेंटेज हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। ये 4 टाइप है, चारों को पढ़ेंगे। खैर, दूसरा जो हमें कंपेयर करना है, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आने से पहले मैं मोल पढ़ाऊंगा। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मोलालिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा मोलरिटी, इसको कैपिटल M से। इसी मोलरिटी का दूसरा नाम कंसंट्रेशन भी है, कंसंट्रेशन भी। अब जिसमें ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कम होगा वो डाइल्यूट। तो इसको देखेंगे जब तब बताएंगे। अच्छा, इसी का एक नाम और है फॉर्मलिटी। ये पुराना नाम है फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, ऑल आर सेम। और पांचवा है आपका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एक्चुअली अगर मैं एकेडमिक बात करूं तो नॉर्मलिटी हमें नहीं पढ़ना, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मलिटी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो शुरू किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 11th क्लास, तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि एकेडमिक प्लस एंट्रेंस दोनों लेकर चलते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग से तैयारी होती है। अगर आप थियोरेटिकल पूरा पढ़ रहे हैं एक एक चीज़, उसमें थोड़ा सा और आगे आप चले जाएं एक स्टेप, जैसे यहाँ हम लोग यहीं पे स्टॉप कर दे तो एकेडमिक, थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो एंट्रेंस। तो हम लोग नॉर्मलिटी की बात ज़रूर करेंगे यहाँ। और नॉर्मलिटी इसलिए शायद नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, तो एन फैक्टर भी अच्छे से समझेंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी हर चैप्टर की। आपको तकरीबन हर चैप्टर में, खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री का सारा अप्रोच यहीं पर है। तो मोल जानना है, मोल फ्रैक्शन जानना है, मोललिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें। इसी का पुराना नाम फॉर्मलिटी, इसको कैपिटल F से भी रिप्रेजेंट करते थे, इसको कैपिटल N से। तो ये पैरामीटर है जिससे हम लोग एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ का। तो सही पूछिए तो आज का जो लेक्चर था हमारा पहला लेक्चर, वो बेसिकली सिर्फ फंडामेंटल टॉपिक पे था कि सॉल्यूशन क्या है, कितने कंपोनेंट से बना हुआ है, कैसे क्लासिफाई किया है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। मेन जो क्वेश्चन एराइजेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं, जो बेसिकली हम लोग सेकेंड लेक्चर में डील करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर जो आपका होगा वो एंट्रेंस और एकेडमिक एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, या सेकेंड के बाद, सेकेंड ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर होंगे, क्योंकि वो इसी पर महदूद रहेंगे।
और हमें पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें जाननी हैं और इन्हीं के एप्लीकेशंस जानने हैं। जैसे इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला बना दीजिए जो मास परसेंटेज के एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब रिएक्शन करवा रहे होंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट कि जो एक्सेस में होगा वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होगा, लिमिटेड अमाउंट में होगा, वो सॉल्यूट। तो ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे, उसके अप्रोच को भी सीखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब नेक्स्ट लेक्चर मैं कल लूँगा तो उससे पहले एटलीस्ट आप ये सारा नोट्स अपने पास बनाकर रखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और पॉज कर कर के नोट्स तैयार करें। हो सकता है यहाँ पर जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो जल्दी से रब कर दे रहा हूँ, आप शायद जब तक ना उतार पा रहे हों, तो आप कुछ मत कीजिए, आप पॉज करके पहले उस टॉपिक को उतार लीजिए। उतारने के बाद दोबारा से नोट्स पढ़कर आप एक बार वीडियो को आराम से देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होंगे और आप वीडियो को पॉज कर करके या रिवाइंड करके दोबारा पीछे से लेक्चर सुन सकते हैं कहाँ क्या बोला गया है। तो आप पर्टिकुलरली नोट्स ज़रूर बनाइए, इतना कुछ पढ़ लीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे तो पर्टिकुलर हम लोग इस पे बात करेंगे जो बेसिकली कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है या आगे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।